Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself, Dr. Saida Nareen, and I am once again back to give you some more informative lecture that is also included in your syllabus, and that's name is Coulomb's Law. Coulomb's law is one of the fundamental law in electrostatics. जितने भी लॉज हैं वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने इनको बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से समझना है एंड देन उसको लर्न करना है. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडे स्टडी इज़ पॉइंट नंबर 1 हिस्ट्री और बैकग्राउंड, number 2 definition and expression, number 3 explanation and derivation, number 4 effect of medium, and at the end we are going to discuss some result और conclusion. हम उसके कुछ ना कुछ result और conclusion को discuss करेंगे इंशाल्लाह. So history और background means ये जो पिक्चर मैंने आपको नज़र आ रही है, ये जो पिक्चर है चार्ल्स अगस्टन डी कूलम, जो कि 1736 to 1806 तक इन्होंने काम किया और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है. सो ये चार्ल्स अगस्टन डी कूलम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जिसको आप आज पढ़ रहे हैं, कूलम्स लॉ, इसको इन्वेंट किया, इसके बारे में बताया. और कूलम्स लॉ is also known as Coulomb's inverse square law. It is an experimental law of physics that quantifies the amount of force between two stationary electrically charged particles. The electric force between charged bodies at rest is conventionally called electrostatic force or Coulomb force. The quantity of electrostatic force between stationary charges is always described by Coulomb's law. The law was first published in 1785 by French physicist Charles Augustin de Coulomb and was essential to the development of theory of electromagnetism. अच्छा जी, 1780 एक तो पहले आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर इसको करेक्ट करना है. 1874 है आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ, लेकिन मैंने बहुत जगह पे सर्च किया है और देखा है कि ये जो कूलम्स लॉ है 1780, किसी ने 1784 लिखा है, लेकिन ज़्यादातर जो एक्यूरेट वैल्यू अब मिल रही है वो 1785 की है. सो आप अपने टॉपिक के अंदर टेक्स्ट बुक में भी इसको करेक्ट कर लें. अच्छा, कूलम लॉ जो है इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, जब मैं अभी अगली स्लाइड आपको दिखाती हूँ तो फिर आपको पता चलेगा कि इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी क्यों कहते हैं. बेसिकली ये दो चार्ज पार्टिकल्स के आपस में रिलेशन के, उनके आपस में कौन सी फोर्स वो अप्लाई करते हैं, उनके आपस में जो क्या उनकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं आपस में कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स एग्जर्ट करता है, उसके बारे में स्टडी है. ठीक है, और कितनी अमाउंट में फोर्स एग्जर्ट करता है ये भी ज़रूरी है. ठीक है, तो ये इसका हिस्ट्री और बैकग्राउंड था. नाउ डेफिनेशन, ये मैंने आपकी बुक कटिंग ही ली हुई है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना. आपकी बुक की डेफिनेशन हम ज़्यादातर टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो की पॉइंट्स होते हैं, अगर आप थॉरली स्टडी करें टेक्स्ट बुक को, तो फिर आपको कोई भी, अगर आप एग्ज़ाम आगे पास करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं कहीं भी, तो आपको कोई कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी. So definition, the force between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitudes of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. इसका मतलब है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, क्योंकि चार्ज कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी आपको पहले पिछले टॉपिक में भी हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था. तो फिर वो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, दो चार्जेस के का जो प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, यानी दो चार्जेस को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. उन दोनों के दरमियान में जो फासला है उसके स्क्वायर के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ये चीज़ आपको इस एक्सप्रेशन से भी नज़र आ रही होगी. दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 12.1 इन योर बुक. यू कैन सी F is directly proportional to the Q1 and Q2, whereas it is inversely proportional to R square. और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को खोलते हैं तो F is equal to K Q1 Q2 over R square. ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है, where K is the constant of proportionality. इसको भी अभी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है K. F is ये जो है रिलेशन, ये भी आप लिख सकते हैं, अपने ऐड कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर, ताकि आपके एक्स्ट्रा नोट्स भी बनते जाएँ साथ साथ. सो F is directly proportional to Q1 Q2 और inversely proportional to the square of the distance between them, where F is the magnitude of the mutual. अभी हम स्केलर फॉर्म ले रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड की बात करें, अभी हम कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे. where F is the magnitude of the mutual force, that mutual force का मतलब है वो फोर्स जो वो एक दूसरे पर लगाते हैं. So F is the magnitude of the mutual force that acts on each of the 2 point charges Q1 and Q2, and R is the distance between them. और R जो है वो उन दोनों के दरमियान में फासला है. ये देखें,
ये मैंने एक एक्स्ट्रा डायग्राम डाली है। दूसरी जो नीचे वाली डायग्राम है वो तो आपकी टेक्स्ट बुक की है, जो ऊपर वाली डायग्राम है ये मैंने खुद से डाली है। इसको आप देखें कि Q1 और Q2 के दरमियान में जो R डिस्टेंस है और उसके दरमियान में ये कूलम्स फोर्स की हमने वो जो फॉर्म पीछे देखी है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर वो लिखी हुई है। अब ये देखें इन दोनों डायग्राम्स में क्या फ़र्क है, अगर आप गौर से देखें इन दोनों डायग्राम्स में ये फ़र्क है कि जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाई है ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप जो जो चीज़ें मैं शामिल कर रही हूँ और जिस तरीके से कर रही हूँ आपने अपने नोट्स इसी तरीके से बनाने हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा, उससे पहले भी कहा कि आप अपने नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर करें, क्योंकि जैसे बुक में लिखा है हम टेक्स्ट बुक को फॉलो तो करेंगे लेकिन हम एग्जैक्टली वैसा नहीं लिख सकते जैसा टेक्स्ट बुक में अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो। वो इंशाल्लाह मैं आपको अपने इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में बताऊँगी कि अगर आपने नंबर लेने हैं, अच्छे नंबर लेने हैं, तो आपको किस तरीके से किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे, ताकि आपको आप लिखते तो हैं लेकिन उस पैटर्न से लिखें जिस पैटर्न से आपको अच्छे मार्क्स भी मिले। ठीक है, तो ये देखें Q1 और Q2। अच्छा जी, टू स्टडी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R बिटवीन देम देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज़। अब टू आपकी बुक में सिर्फ ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है ये लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज स्टडी की हैं। हमने पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों चार्जेस एक अमाउंट के हैं, यानी Q1 और Q2। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि Q1 और Q2 जो है वो एक अमाउंट के नहीं हैं, यानी Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2। ठीक है, वेयर Q1 इज़ अ यूनिट चार्ज एंड Q2 इज़ द टेस्ट चार्ज, देयरफॉर Q1 अप्लाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अभी हम चार्जेस की ये बात नहीं कर रहे कि वो पॉजिटिव चार्ज हैं या वो लाइक चार्जेस हैं या वो अनलाइक चार्जेस हैं, अभी हम सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर एक चार्ज Q1 Q2 से बड़ा है तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा चार्ज होता है उसको हम यूनिट चार्ज कहते हैं और जो छोटा चार्ज होता है उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो ऊपर वाले केस में क्या होगा कि Q1 सिर्फ Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, वेदर इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स और इट इज़ अ रिपल्सिव फोर्स। Q2 फोर्स नहीं लगा सकता क्योंकि वो टेस्ट चार्ज है, तो Q1 या तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या उससे रिपेल कर देगा अपने से। दूसरा जो पॉइंट है जो आपकी बुक में है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, Q1 इज़ इक्वल टू Q2, अगर ये दोनों चार्जेस बराबर हों, ये जो दूसरी फिगर है ये आप देखें, अगर ये दोनों चार्जेस बराबर हैं, इन्होंने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए आपकी बुक वाले, आपकी बुक में उन्होंने क्या किया कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस लिए हुए। आप दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऊपर वाली फिगर है पॉजिटिव और नीचे वाली उन्होंने यानी ऊपर लाइक चार्जेस और नीचे अनलाइक चार्जेस उन्होंने दोनों करके दिखाए हैं आपको। तो दोनों सूरतों में वेदर इट इज़ एन रिपल्सिव फोर्स ए पार्ट में और बी पार्ट में क्या दिखाया हुआ है कि वेदर इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू अनलाइक चार्जेस। क्या कर रहे हैं कि दोनों चार्जेस चूँकि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और इक्वल अमाउंट में लगाएंगे, यानी सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो जब हमने अभी आगे इसकी वेक्टर फॉर्म देखनी उसमें डायरेक्शन का काम आएगा। अभी तक हम सिर्फ स्केलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, यानी अभी हम फोर्स को एज अ वेक्टर स्टडी नहीं कर रहे। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्शन की बात इसलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के जो आ रहा है वो क्या है, मैंने आपको कहा था कि अभी हम बताते हैं। के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच एफ क्यू एंड आर आर मेजर्ड। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने आपको जब मेजरमेंट्स का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितनी तरह के हैं, लेकिन हम कौन सा यूज़ करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। तो हम सिस्टम इंटरनेशनल को यूज़ कर रहे हैं। और इफ़ द मीडियम बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज़ फ्री स्पेस, यानी अगर बिल्कुल कुछ नहीं है दोनों चार्जेस के दरमियान में, फ्री स्पेस है, खाली जगह, तो और सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी ऐसा ही है यानी सिस्टम इंटरनेशनल, देन के इज़ रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो के किसके बराबर होता है, वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के है वो किसके बराबर होता है, के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज़ इक्वेशन नंबर 12.2 इन योर सिलेबस बुक। ठीक है जी, उसके बाद आ गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो एप्सिलॉन नॉट की टर्म आई है पीछे पिछली इक्वेशन में के लिए कि के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, एप्सिलॉन जो है वो एक लेटर है, तो आपने उसको सिंबल के तौर पे हम बस यहाँ यूज़ करें। एप्सिलॉन नॉट इसको कह रहे हैं जो इस तरीके से ये जो हम लिख रहे हैं इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। नॉट इस ज़ीरो का निशान है जो इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में, उसको नॉट कह रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इन एसआई यूनिट्स इट्स वैल्यू इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एसआई यूनिट्स में सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी ये वैल्यू है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी सी की पावर है -2 में। ठीक है,
अब आप इसको वैल्यूएट कर सकते हैं। वो जो के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अब आप उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि के बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आपको पता है पाई जो है वो 22/7 या जिसको आप 3.14 कहते हैं, पाई की वैल्यू वो होती है। तो अगर आप वो सारी वैल्यूज़ डालें तो k इज़ इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की ये वाली वैल्यू डालें जो आपने लिखी हुई है कि 8.85 इंटू 10⁻12, तो फिर आपके पास जो आंसर आता है वो 8.999 ऐसे करके कुछ लंबा सा आंसर आता है। फिर वहाँ पर आपको मैंने कहा था कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म जो है वो हेल्पफुल होती है। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म आप उसकी बनाएंगे पावर ऑफ 10 फॉर्म, तो फिर आपके पास ये क्या बन जाता है, और उसको राउंड ऑफ भी करेंगे अपने आंसर को, क्योंकि इतना लंबा आंसर तो नहीं है आपने लिखना ना। तो वो बन जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। अच्छा, अब ये जो है ये भी यूनिट्स में यहाँ पे भी ख़राबी है। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर आपकी बुक में ये देखें, अगर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता तो फिर यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कैसे आता, तो ये भी टेक्स्ट बुक में आपने करेक्शन करनी है। ठीक है, के की वैल्यू, के की यूनिट है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इसको भी ठीक करना है अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर। ये हो जाएगा न्यूटन की पावर -1। ठीक है, जब आप इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में जब कोई चीज़ ऊपर आती है तो ये n की पावर -1 होगा और m की पावर -2 होगा और कूलम स्क्वायर होगा। ठीक है, n की पावर -1, m की पावर -2 और कूलम का स्क्वायर होगा। फिर जब आप इसको इसके अंदर नीचे डिवीजन में लिखेंगे और ये यूनिट ऊपर आएगी, फिर ये बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये करेक्शन भी आपने टेक्स्ट बुक में करनी है। मैंने इसीलिए टेक्स्ट बुक की कटिंग ली है ताकि जो जो उसमें मसला है साथ साथ आप उसको करेक्ट भी करें। अच्छा, उसके बाद है स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स। स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स जो अभी तक ये हम पढ़े हैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम फोर्स को कहीं पे भी वेक्टर नहीं लिखा, तो ये उसकी स्केलर फॉर्म है। द कूलम्स फोर्स इन फ्री स्पेस इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। आपको पता है ये K की जगह लगा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसकी जगह लगा है, K की जगह। K इज कॉन्स्टेंट जो था जिसकी वैल्यू आपने ये निकाली है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और ये मैंने आपको कहा है कि एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट्स हैं इसको आपने करेक्ट करना है अपनी बुक के अंदर। हो सकता है मेरे पास सेशन है जो न्यू सेशन में, हो सकता है जो बुक्स आए हैं उसमें ये ठीक हो, आप इसको चेक कर लें लाजमी। ठीक है जी, उसके बाद है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स। यहाँ तक अभी तक तो हमने सिर्फ स्केलर फॉर्म देखी थी, अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म भी स्टडी करेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स क्या है? एज स्टेटेड अर्लियर, कूलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स कैसी फोर्स है? म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे पर लगती है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे और दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज पे, यानी एक दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट Q exerts if Q1 exerts a force on Q2 then Q2 also exerts an equal and opposite force on Q। एक्शन रिएक्शन है ना, अगर Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो Q2 भी Q1 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, एक जैसी फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में ऑपोजिट एंड एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। यू कैन रिमेंबर दिस कि आप, ये न्यूटन थर्ड लॉ है आपका, कि जब एक जो है चार्ज दूसरे, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे, टू डिफरेंट बॉडीज़ पे लगेगी और एक दूसरे पे लगाएगा, दूसरा पहली वाली पे लगाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इफ़ वी डिनोट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1 एज F21, अगर हम जो फोर्स Q2 पे लग रही है बाय Q1 उसको हम F21 कहेंगे, और वो फोर्स दैट ऑन चार्ज Q1 जो Q1 पे फोर्स लगेगी उसे हम F12 कहेंगे। तो फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आती है वो कैसा आ रहा है, वो ये है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 12.4। ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर 12.4 है आपकी बुक में। ठीक है, और यहाँ ये बुक वाले आपको पता है ना बोल्ड करके लिख देते हैं। अब ये वेक्टर फॉर्म है तो उन्होंने फोर्स को बोल्ड करके इसलिए लिखा है ताकि उसके ऊपर जो आप, वो लोग एरो हेड्स नहीं यूज़ करते। आपने ये भी अपनी प्रीवियस क्लास में 11th में पढ़ा होगा कि या तो आप उसको बोल्ड करके लिख लेते हैं बुक में, जिस तरह उन्होंने 2 ऑप्शन बताए थे, या फिर आप उसके ऊपर एरो हेड डालते हैं टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो मैं तो प्रेफर हमेशा एरो हेड को ही करती हूँ, क्योंकि बोल्ड करने से अक्सर जो है वो पता नहीं चलता कि हम ये स्केलर लिख रहे हैं या वेक्टर लिख रहे हैं। तो आपको मैं प्रेफर यही करूँगी कि आप जहाँ जहाँ फोर्सेस, जहाँ जहाँ वेक्टर को वो बोल्ड करके लिख रहे हैं, आप उसके ऊपर एरो हेड से उसको शो करें ताकि पता चले कि ये वेक्टर है। ठीक है,
द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ऑफ दीज फोर्सेज इज द सेम एंड इज गिवन बाय क्वेश्चन 12.3 जो पीछे हमने पढ़ी है. टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेज वी इंट्रोड्यूस यूनिट वेक्टर्स. अच्छा, ये भी हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं. यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को शो करते हैं. एक तो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, यूनिट वेक्टर्स है ना, तो मैग्नीट्यूड 1 होता है और साथ क्या होता है उनकी, वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं. तो जब हम फोर्स को एज अ वेक्टर, क्योंकि फोर्स तो है ही वेक्टर क्वांटिटी, पहले हम उसकी स्केलर फॉर्म बस देख रहे थे, मैग्नीट्यूड देख रहे थे. अब जब हम फोर्स जो कि है ही वेक्टर, तो उसके बारे में जब उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे तो किस तरह स्पेसिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर से उसकी डायरेक्शन बताएंगे. अब यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ये देखें. Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स एक्टिंग बाय Q1 ऑन Q2 उसको हम कहते हैं F21. अब F21 को आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे, उसकी डायरेक्शन को किससे शो करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर R21. तो R21 यूनिट वेक्टर से आप उसकी डायरेक्शन शो करेंगे. सिमिलरली चूंकि मैंने कहा कि अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहे. क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, दोनों एक जैसे हैं. अब जब Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा उसको आप कहेंगे F12 और उसको स्पेसिफाई करेंगे यूनिट वेक्टर R12 से. ठीक है जी. तो फिर टू रिप्रेजेंट, ये हमने डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स को शो करने के लिए R12 R21 और R12 ये दो यूनिट वेक्टर्स जो हैं ये हमने शो किए हैं. अच्छा जी, अब ये बन जाएगी. अब आपने इस f की एक एक्सप्रेशन जो थी उसको 2 दफ़ा लिखना है. 2 दफ़ा क्यों लिखना है, एक दफ़ा आप उसे F21 के लिए लिखेंगे और फिर आप उसको F12 के लिए लिखेंगे. F21 के लिए कैसे लिखेंगे, 1/, जैसे पहली एक्सप्रेशन थी आपकी प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं. f किसके बराबर था, ये देखिए f किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, इसके बराबर है ना. तो जब हम बात करेंगे F21 की तो F21 का मतलब 1/4, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा. फ़र्क कहाँ आएगा कि F21 चूँकि अब एक वेक्टर फोर्स है तो फिर इसके अगर दूसरी तरफ, यानी इक्वेशन बैलेंस करनी ना आपने, ये नहीं हो सकता कि इक्वेशन के एक तरफ वेक्टर हो और दूसरी तरफ स्केलर हो, ये नहीं होता. हमेशा अगर इक्वेशन के एक तरफ वेक्टर है तो दूसरी तरफ भी वेक्टर होगा. अब दूसरी तरफ आप वेक्टर कैसे बनाएंगे, दूसरी तरफ आप यूनिट वेक्टर लगा के उसको वेक्टर बनाएंगे. यानी F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड. साथ अब आप क्या लगा रहे हैं, R21 यूनिट वेक्टर, कैप साइन एस के ऊपर, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप होता है ना, तो R21 कैप, ये जो R21 कैप है दिस इज द यूनिट वेक्टर जो इस फोर्स F21 की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है. एंड F12 फिर सिमिलरली किस तरह होता है, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. ये दोनों का सेम है, आप देख लें, मैग्नीट्यूड इज द सेम. डायरेक्शन अब इसकी क्या होगी, R12 यूनिट वेक्टर, क्योंकि F12 फोर्स का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, R12 कैप, यानी R12 यूनिट वेक्टर, जैसी फोर्स वैसा यूनिट वेक्टर. ठीक है. द फोर्सेस F21 एंड F12 आर शोन. मैंने आपको फिगर समझा दी है, उन्होंने आपको दिखाई है फिगर में कि किस तरह से R12 और R21 जो है वो एक दूसरे पर वो जो है यूनिट वेक्टर को स्पेसिफाई कर रहे हैं ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फोर्सेस. इट कैन बी सीन दैट R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -R12. दोनों की डायरेक्शन आप देखें, ज़रा फिगर को गौर से देखें, दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी राइट साइड पे और इसकी लेफ़्ट साइड पे. इट मीन्स कि दोनों की डायरेक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट हैं. और अब ये जो माइनस साइन जो आप इस इक्वेशन में देख रहे थे 12.4 में, वो अब जस्टिफाई होता है. हम कहते हैं कि F12 जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो है F21 के, बट विद नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, विद ऑपोजिट डायरेक्शन. सिमिलरली F21 ये जो नीचे आप पढ़े हैं इज इक्वल टू -F12 वेक्टर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो वेक्टर फॉर्म का मकसद ही ये है कि आपने उनकी डायरेक्शन का बताना है कि डायरेक्शन जो है वो दोनों की ऑपोजिट है. जब तक आप उसकी स्केलर फॉर्म लिख रहे थे तब तक हम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे थे. जब हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो फिर हम दोनों की डायरेक्शंस की भी बात करेंगे, बिकॉज मैग्नीट्यूड्स आर द सेम बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, जिसकी वजह से पहले जो एक फोर्स थी, चूँकि उसका मैग्नीट्यूड सेम था ना दोनों का, तब हमें F12 की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन जब हम उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे फिर हमें उसको 2 दफ़ा हम उसको लिख रहे हैं, एक दफ़ा F12 और एक दफ़ा F21. ठीक है, बिकॉज दे हैव सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. नाउ द इफेक्ट ऑफ मीडियम. अब अगर आप वो जो 2 पॉइंट चार्जेस ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान में कोई अभी तो फ्री स्पेस है ना, कुछ भी नहीं है. अगर कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, डायलैक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, डायलैक्ट्रिक मीडियम लाइक प्लास्टिक, लाइक ग्लास. डायलैक्ट्रिक मीडियम में और आम इंसुलेटर वाले मीडियम में फ़र्क क्या है कि डायलैक्ट्रिक मीडियम वो होता है जो वैसे तो कंडक्टर नहीं है लेकिन उसके पास चार्जेस मौजूद होते हैं.
लाइक एन इंसुलेटर से थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा मैट्रिक में कि वो कॉम्ब लेके जब आप सर पे इस तरह से उसको करते हैं तो आपके चार्ज आ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में तो चार्ज होता ही है ना। तो जब प्लास्टिक कॉम्ब लेते हैं आप, तो प्लास्टिक कॉम्ब से जब अपने सर में आप कॉम्ब करते हैं, या वो ग्लास रॉड वाला भी प्रैक्टिस शायद आपने वो किया देखा हो कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से जब आप रबिंग करते हैं तो उससे भी आप देखते हैं कि वो चार्ज आ जाता है उसके अंदर। तो वो क्या होता है, वो जो ग्लास है या वो जो प्लास्टिक है वो क्या है, वो डाइलेक्ट्रिक्स हैं। डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब है कि इंसुलेटर नहीं है वो, यानी वो आम इंसुलेटर से डिफरेंट है इन द वे कि उनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। बस उनको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा एक पुश की ज़रूरत होती है, तो वो चार्जेस फ़ौरन एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो सेकंड एंड पे हो जाते हैं और उनके अंदर डायपोल्स बन जाते हैं। ये हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में ये सारा कुछ पढ़ेंगे कि डायपोल कैसे बनते हैं, पोलराइजेशन कैसे होती है, और वो डाइलेक्ट्रिक्स में ही होती है। तो हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे जब इन दोनों चार्जेस के दरमियान में, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी इस कूलम्स फोर्स के ऊपर, जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या डिफरेंस आएगा वो हम देखते हैं। If we place a dielectric medium between 2 point charges Q1 and Q2, then the electrostatic Coulomb's force will be reduced by the factor which is a constant for the given dielectric. अच्छा, वो constant क्या है जिसकी वजह से electrostatic force reduce हो रही है? This constant is known as relative permittivity and is represented by epsilon r. वो जो certain factor है जिसको आप constant कह रहे हैं for the given dielectric, वो क्या है? This constant is known as relative permittivity and is represented by epsilon r. epsilon नॉट हम कहते होते थे फ्री स्पेस के लिए, epsilon r जो है अब वो relative permittivity है उस मीडियम का। अच्छा जी, अब relative permittivity क्या है, ये टेबल नंबर 2.1 देखें, ये डिफरेंट मटेरियल दिखाए हैं उन्होंने, ये सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रिमेंबर जो मैंने अभी आपको बात की है कि इंसुलेटर्स नहीं हैं, इनके पास चार्जेस मौजूद हैं, लेकिन वो चार्जेस उसके अंदर हैं तो सही, लेकिन वो एकदम हर वक्त एक्टिवेशन के अंदर नहीं होते। जब हम कोई रबिंग करते हैं या कुछ तो फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं और पोलराइजेशन करते हैं, डायपोल्स बना लेते हैं, उसके अंदर पोलराइजेशन का इफेक्ट होता है। तो फिर जो डायपोल फार्मेशन है, द प्रोसेस ऑफ डायपोल फार्मेशन, उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो फिर उन मटीरियल्स को हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। जैसे वैक्यूम जो यानी जब फ्री स्पेस है तो उसका तो एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 1 होता है। एयर का 1.0006, अमोनिया लिक्विड अमोनिया जो है 22 to 25, बैकेलाइट 5 to 18, बेंजीन बेंजीन जो है वो 2.284, उसके बाद जर्मीनियम 16, ग्लास 4.8 to 10, मिका 3 to 7.5, पैराफिन पेपर 2, प्लेक्सीग्लास 3.40, रबर 2.94, टेफ्लॉन 2.1, ट्रांसफार्मर ऑयल 2.1, वाटर यानी डिस्टिल्ड वाटर जो आप बैटरीज वगैरह में यूज़ करते हैं वो है 78.5। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऐसे ये सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई गैसेस फॉर्म में है, कोई सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो उनकी अपनी अपनी ER है, ER नहीं है, ये एप्सिलॉन आर है। ठीक है, आपकी समझाने के लिए मैं इसको लेकिन आपने इसको नहीं पढ़ना, दिस इज एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन, और सबस्क्रिप्ट में जो R है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं, कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि अगर एयर है ना तो एयर की एक ही ये कांस्टेंट वैल्यू है 1.0006, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम का 1 नहीं है, अगर अमोनिया है तो अमोनिया की यही वैल्यू है 22 to 2.5 यानी 22 to 25, यानी ये वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती। एक ख़ास मीडियम के लिए, एक ख़ास डायरेक्ट्रिक मीडियम के लिए एक ही एप्सिलॉन आर है। ठीक है, इसलिए वो उसको कांस्टेंट कह रहे हैं। अच्छा, थस द कूलम्स फोर्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, अगर आप उसको मीडियम के साथ लिखेंगे तो वो जो पिछली रिलेशन थी सबसे पहले जो हमने लिखी थी F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², उसमें एक छोटा सा चेंज आया नीचे डिनोमिनेटर में। अगर आप देखें कि एप्सिलॉन नॉट के साथ अब एक और चीज़ मल्टीप्लाई में आ गई है एंड दैट इज़ एप्सिलॉन आर, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कह रहे हैं, वो भी आ गया डिवाइड में, जिसकी वजह से जब कोई चीज़ आपको पता है ना डिवाइड में आ जाती है तो वो रिड्यूस कर देती है। हम क्यों कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो रहा है, अगर यही चीज़ मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाता न्यूमरेटर में तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस ना होती, फिर वो इंक्रीज़ होती।
चूँकि ये टर्म एप्सिलॉन आर की डिनोमिनेटर में है तो दैट्स वाई ये आपकी एक्चुअल फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको रिड्यूस कर रही है, ठीक है। इट कैन बी सीन इन द टेबल, ये मैंने आपको टेबल डिटेल में बता दिया है। दिस वैल्यू इज सो क्लोज टू द वन दैट विद नेग्लिजिबल एरर, यानी इसकी वजह से कोई इतना खास एरर जो है, इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, लेकिन थोड़ा बहुत डिक्रीज़ जो है, नेग्लिजिबल एरर जो है वो जो है वो थोड़ा सा नेग्लिजिबल एरर इसमें आएगा। द इक्वेशन 12.3 जो आपने पीछे देखी थी, गिव्स द इलेक्ट्रिक फोर्स इन द एयर, वो बगैर एयर क्या मतलब है, जब व्हेन देयर इज वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द एयर जो है वो आप उसको देख सकते हैं, यानी एयर का मतलब है कि हवा अगर उसके बीच में है तो फिर वहाँ पर आप उसकी वैल्यू 1.0006, वैक्यूम की वैल्यू भी 1 है, तो वैक्यूम तो इधर ज़मीन पे तो नहीं पॉसिबल ना। हमने जो इक्वेशन अभी तक लिखी है वो एयर के साथ लिखी हुई है, लेकिन हम उसको भी राउंड ऑफ करके, क्योंकि एयर की वैल्यू भी 1.0006 है तो राउंड ऑफ करें तो वो 1 ही बन जाती है, तो इसलिए हमने वहाँ एप्सिलॉन आर को शो नहीं किया पीछे, क्योंकि वो हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कंसीडर कर रहे हैं और उसको राउंड ऑफ करके 1 लिखा जा सकता है। अब रिजल्ट और कंक्लूजन क्या है, द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑलवेज एक्ट्स टू रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स फोर्स ड्यू टू द कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये कंक्लूजन आपने ऐड करना है अपनी बुक में, बेशक ऐड कर लें, नोट्स में ऐड कर लें, कि हमेशा ये आप जब भी कोई क्वेश्चन लिखेंगे उसके नीचे उसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस कर देता है, कोई भी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। और ये एक्सप्रेशन आप बेशक साथ ऐड कर लें कि एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर, क्योंकि कितने टाइम्स एफ इज़ द ओरिजिनल फोर्स वेयर एफ प्राइम इज़ द कूलम्स फोर्स विद द मीडियम एंड एफ इज़ द फोर्स विदाउट एनी मीडियम और इन द फ्री स्पेस, ठीक है। तो फिर आपके पास बगैर किसी मीडियम के जो फोर्स है वो एफ है और एफ प्राइम, तो ये इतने टाइम, ये आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 12.6 है। ये जो सारी चीज़ है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इसकी जगह आप एफ डाल दें तो नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आर, तो ये यही चीज़ है। सो एफ प्राइम जो है वो एफ ओवर एप्सिलॉन आर के इक्वल है, ठीक है। इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन की जगह सारे की जगह एफ डालें और जो नीचे रह जाएगा वो एप्सिलॉन आर होगा। तो ये एप्सिलॉन आर टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, इसको आपने शो करना है अपने रिजल्ट में, ठीक है जी। तो उम्मीद है अगर आपको इसकी समझ आ गई होगी इस टॉपिक की, आपने इसके अच्छे से इसको याद करना है, इसको तैयार करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यू कैन आइदर शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर योर अटेंशन, अल्लाह हाफिज़।